जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा किया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का दूसरा टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2024 को नहीं, ये 2023 को हुआ था। अगला विकल्प है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ये विकल्प जो आपका सही हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृत भाषा में ये साहित्य लिखा गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है हमारा मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पे है। ये बिल्कुल सही है, पहला विकल्प हमारा सही है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का 102 स्थान है। बिल्कुल ये जो है गलत ऑप्शन हो गया है। यहाँ पर भारत का स्थान कितना है? 131वां। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो है 131वां और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 130वां। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल ऑप्शन ए जो है हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा को जो है 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है? 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को किशोर वर्ग की श्रेणी के लिए 50 वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख तक का ऋण जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंद्र 25 अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है यह भारत और रूस के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका ये 14वां संस्करण था। दूसरा विकल्प है यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। दोस्तों ये दूसरा विकल्प जो हमारा गलत हो गया है। दूसरा गोवा में नहीं हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में, चेन्नई के तट पर हुआ था। तो हमारा पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। कौन सा विधेयक पारित किया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिमस्टेक समुद्री परिवहन समझौता बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रमुख परिवहन समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने दिन का था दोस्तों? अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर का
विस्तारित मिशन जो था कितने कितने समय का था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 286 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, 286 दिनों का था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूवी का नाम क्या है? द ब्रूटलिस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों के राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करता है। और तीसरा है हमारा, राजकोषीय स्थिति के मामले में ओडिशा शीर्ष स्थान पर है। आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इसमें बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक थी। और दूसरा विकल्प है हमारा, यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों सही है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। WEF की 55वीं बैठक थी ये, और यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI की दोस्तों 90वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा था। उससे संबंधित आपका 2 विकल्प है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू ने समापन समारोह में भाग लिया था। RBI को संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था। दूसरा विकल्प जो आपका दोस्तों ये हो जाएगा गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, केवल एक। इंपीरियल बैंक की बात करें दोस्तों, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है 1921 में किया गया था। इंपीरियल बैंक को जो है हटाकर उसके जगह पे SBI की स्थापना कब किया गया था? SBI की स्थापना किया गया था 1955 में। 1955 में स्थापना किया गया था। अगर हम RBI की बात करें दोस्तों, तो RBI का गठन जो है 1934 के अधिनियम से 1935 में किया गया था। RBI का गठन दोस्तों, अगर RBI की स्थापना की बात करें हम, तो 1934 के अधिनियम से 1935 में किया गया था, और 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है वो है हमारे संजय मल्होत्रा। RBI के वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां, वाई के मंदिर और घाट। पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियां जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है दोस्तों। 3 विकल्प है हमारा। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। यह जगह दोस्तों केवल 1 और 2। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां जो है
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में जो है आपका शामिल किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 और 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है? यह आपका आ जाएगा दोस्तों मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों, वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? भारत के किन 2 स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? यह आपका आ जाएगा दोस्तों मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां। ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। ये विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला कथन है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि गलत है। एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे तब जाके जो है, क्योंकि 16 साल तक जो है इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा था, 16 साल तक। अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो है 12 के आसपास जो आपका कार्यकाल पूरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। दूसरा कथन है विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। और तीसरा कथन है शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा विकल्प जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इसका तीनों विकल्प जो है सही है, तीनों विकल्प सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने लिया है? पहलगाम हमले की जो है दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस समूह ने लिया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा द रेजिस्टेंस फ्रंट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप जो है भेज दी है? ये आप कहा जाएगा दोस्तों फिलीपींस से। इंडोनेशिया ने भी ऑर्डर किया था दोस्तों, लेकिन बाद में इंडोनेशिया ने कैंसिल कर दिया था। लेकिन दूसरी खेप जो है फिलीपींस जा चुकी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय लेखक की लघुकथा हार्टलैम्प को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा बानू मुश्ताक। ये प्रश्न जो है दोस्तों 71वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। हार्टलैम्प जो है, हार्टलैम्प किसके द्वारा लिखा गया है? बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है। और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कोसी मेची लिंक परियोजना। कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। और दूसरा कथन है इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है इसमें सही है?
इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है आपका। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जो है ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी का क्या आशय है? ऑरेंज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या परिभाषा है? ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है क्रिएटिव हो रही है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था क्रिएटिव बन रही है, इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ये आपका हो जाएगा 2028 तक। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा का विस्तार किया गया है? किस राज्य में? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, बिहार राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम जो है दोस्तों कौन सा था? ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों के लिए? ये आपका हो जाएगा दोस्तों विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके द्वारा जो है आपका एक नियंत्रण बोर्ड और एक कंट्रोलर बोर्ड, एक नियंत्रक बोर्ड और एक कंट्रोलर बोर्ड जो है दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को जो है देखने के लिए बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हो रहा है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत जो हुआ था? ये आपका हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के पहले सीजेआई कौन थे? सीजेआई जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई कहते हैं। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इनका नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों ये आपका किया गया था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो है आपका हो गया था 1773 का अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कलकत्ता में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। ये की गई थी दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर एक्ट अधिनियम में। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? ये आपका जगह दोस्तों 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 किस विकल्प में है? ऑप्शन बी में है। चलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था दोस्तों? ये किया गया था वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को देखरेख करने के लिए। वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों की देखरेख करने के लिए जो है कंट्रोलर और डायरेक्टर 2 सदस्यों की जो है आपका गठन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका
बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसका गठन जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के देखरेख के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1813 के ईस्ट इंडिया अधिनियम को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था? ये आपका 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 वर्षों तक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। चलिए विकल्प देखते हैं हम। पहला कथन है 1813 में, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के सुझाव से, और तीसरा कथन है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। चलिए पूछा जा रहा है कौन कौन सा कूट जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका? तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 से के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट इसका कथन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कथन जो है ये कथन आपका सही है। अगला कथन देखते हैं क्या कहता है। चलिए कथन 2 देख लेते हैं एक बार। कथन 2 है दोस्तों, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन, क्राउन के शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। ये कथन भी सही है और पहला कथन भी आपका सही था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये कथन गलत हो गया दोस्तों आपका, तो कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों का प्रबंध जो है दोस्तों नहीं करना था। भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना था। इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया था दोस्तों? ये हो जाएगा 1833 का एक्ट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, 1833 का एक्ट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है स्थानांतरित किया गया था? वो कौन सा अधिनियम था? यह था दोस्तों आपका 1858 का अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों की छोड़ने की अनुमति नहीं थी दोस्तों? किस अधिनियम के द्वारा यह नियम जो है पारित किया गया था? यह आपका दोस्तों 1859 का अधिनियम। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? कौन सा अधिनियम था दोस्तों? ये आपका तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861।
1861 इसको जो है पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है दोस्तों, इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया था, बिल्कुल सही विकल्प है ये। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। दोस्तों ये विकल्प जो है गलत हो गया, प्राधिकरण था। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? आइए इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प है दोस्तों 1892, 1956, 1856 और 1982। इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1892। अप्रत्यक्ष बात कर रहा है दोस्तों, अप्रत्यक्ष 1892 है, और अगर हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? दोस्तों भारतीयों को जो है चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? दोस्तों किस अधिनियम को 1892 के सुधार के रूप में जाना जाता है? ये आपका था दोस्तों 1909 का परिषद अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है दोस्तों। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू कब किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में पहली बार कब लागू किया गया था? दोस्तों 1909 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन डी जो सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा विकल्प जो है सही है? आपका दोनों कथन सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और दोनों कथन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन नंबर 46 ये जो आपका दोस्तों 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना में किया गया था। इसमें 120 सदस्यों वाली चेंबर थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1919 के विषय में कहा जा रहा है दोस्तों 1919 के अधिनियम का कौन सा बात जो है सही नहीं है? पहला कथन है दोस्तों इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आपका इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया था। ये विकल्प भी सही है। इसे मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। ये विकल्प भी सही है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्टतः पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। ये विकल्प जो है दोस्तों गलत हो जाएगा।
ये 1919 के अधिनियम का नहीं है दोस्तों, 1935 में ये बात जो आपका घटित हुआ था। ऑप्शन डी का उत्तर जो है 1935 होगा, बाकी सब सही है, तो इसका जो है गलत उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा का उपरोक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा का कौन सा चुनाव हुआ था, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1926 और 1945 से। 1926 और 1945 केंद्रीय से संबंधित है। ऑप्शन सी 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 और 1945। अगर हम 1937 की बात करें दोस्तों, तो 1935 के अधिनियम द्वारा जो है 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव किया गया था। यहाँ पर केंद्रीय चुनाव की बात हो रहा है और 1937 का जो है प्रांतीय चुनाव हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। भारतीय सिविल सेवा की बात हो रहा है दोस्तों, दो कथन दिया गया है, देखते हैं कौन सा उत्तर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। ये कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये विकल्प भी दोस्तों सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया था दोस्तों। एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने और हीराबाई टाटा ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों विकल्प सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और प्रांतों के बीच जो है विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया था। किस अधिनियम की बात कर रहा है दोस्तों, ये आपका 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था दोस्तों। उच्च सदन का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो फेडरल चैम्बर, यहाँ पर चैम्बर होगा ऑफ प्रोविंसेज, फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेज इसका नाम था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का जो है वितरण का प्रावधान किया था। आइए इसका विकल्प देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी जो है 1935। क्वेश्चन नंबर 54 1935 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 55। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, 1935 का अधिनियम को कहा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है ये देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था दोस्तों। एक संघीय संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता ये हो जाएगा, केंद्र एवं द्वैध शासन ये भी हो जाएगा, समवर्ती सूची का सृजन ये भी हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन डी दोस्तों, प्रांतों की जब बात आएगी तो ये आपका हो जाएगा 1909 की बात हो रहा है दोस्तों। प्रांतों में 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के अधिनियम से जो आपका शुरू किया गया था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम से सहायता की थी? क्वेश्चन नंबर 58, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 59। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन जो है किस अधिनियम या फिर आयोग के द्वारा किया गया था? संघीय न्यायालय की रचना का जो है समर्थन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों? 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1861 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का 1861 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दोस्तों कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? संघीय न्यायालय का समर्थन, संघीय न्यायालय का समर्थन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62, 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? 1935 के अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 65, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 66 है। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? 1935 को किसने कहा था दोस्तों? यह किस अनेक ब्रेकों वाली एक इंजन रहित गाड़ी है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों का विभाजन करना था। पहला आपका अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा था दोस्तों वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 68 है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। 3 इसमें जो है कथन दिया गया है। पहला कथन है कि यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये जो है बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ये भी सही है। यह अधिनियम 1935 में प्रारंभ किया गया था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 69 है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार जो है 2 सदन बनाया गया था। तो वह कौन सा अधिनियम है दोस्तों? वह अधिनियम है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1892 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। ये सुमेलित करते हैं। सूची 1 में अधिनियम दिया गया है और सूची 2 में उसकी विशेषता दिया गया है। दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों? इसकी विशेषता थी निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें दोस्तों तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। और 1935 की बात करें दोस्तों तो 1935 में आपका प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस विकल्प में है? 2 4 3 1 जो है ऑप्शन ए में रखा गया है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है क्या है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? 1946 का कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर देखते हैं। किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? ये हो जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं थी? भारत के आधिपत्य डोमिनियन को बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंधु और क्या है पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब और NWFC को छोड़कर विशेष क्षेत्र मिला था दोस्तों। शेष क्षेत्र मिला था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है दोस्तों, इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तलाश किया गया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विधायी इच्छा से नहीं था। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी सही उत्तर हो जाएगा। डोमिनियन की स्थापना जो है संविधान को किसी विशेष संविधान को बनाने के लिए अंगीकार करने के लिए असीमित शक्ति का होना दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये जो है बिल्कुल सही है। 1909 में भारत सरकार अधिनियम मुस्लिम के पृथक निर्वाचन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 1919 का जो है देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया था। ये विकल्प भी सही है। ऑप्शन डी जो है भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया गया था। ये जो है गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1947 में नहीं किया गया था, ये 1949 में किया गया था। 1949 में शामिल किया गया था भारत को। क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं दोस्तों, ये आपका अंतिम प्रश्न। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जो है 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया था और इससे जो है 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। बिल्कुल सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया गया था, ये जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। विकल्प बी जो है गलत हो गया है। अगला है, इस अधिनियम में भारत और बलूचिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया था, ये भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। क्योंकि इसमें पूछा जा रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो गया है। तो चलिए, इसी के साथ जो है टेस्ट 2 आपका खत्म होता है। टेस्ट 2 खत्म होता है। अभी दोस्तों आपका होमवर्क सीरीज 3.0 चल रहा है, इसका टेस्ट 2 जो है हम खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं अब टेस्ट 3 में। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।